एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिद्धि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक, एक नया कंसेप्ट बायो का, जो कि हम 5 मिनट के अंदर कवर करने वाले हैं। और ये टॉपिक है एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो पिछले लेक्चर में हमने बायोटिक कंपोनेंट्स देखे थे इकोसिस्टम के। वो लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ, तो उसे भी देख लेना। और आज के लेक्चर में हम एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, लेक्चर चालू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी आप लोगों को। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको जितने भी मैंने अभी तक बायो के लेक्चर्स लिए हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी वाले लेक्चर्स लिए हैं, बायो के एमसीक्यूज़ वाले लेक्चर्स लिए हैं, उन सब की पीडीएफ आपको वहाँ अवेलेबल रहेगी। तो आप वहाँ पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे आपको बहुत सारे माइंड मैप्स भी मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट्स वगैरह, जिससे आपको जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं वो याद करने में आसानी हो जाएगी और आपका नीट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो देखो, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इकोसिस्टम के, वो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस और फैक्टर्स होते हैं। अब ये जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इनको याद करने का एक ट्रिक भी बताऊंगी मैं, इसीलिए मेरे साथ बने रहना इस वीडियो में। तो पहला जो हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर रेंज जो है वो अलग अलग पार्ट में अर्थ के अलग अलग होता है। कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड है। अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे, वो जनरली एक नैरो रेंज होती है हमारे टेम्परेचर की, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, इस रेंज के बीच में ग्रो करते हैं। अगर इस रेंज से नीचे चली गई तो भी बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रो करते हैं, और अगर इस रेंज से ऊपर चले गए यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो भी बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जिंदा रह पाते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है हमें हॉट स्प्रिंग्स में मिल सकते हैं, यानी कि 60 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, या फिर परमाफ्रोस्ट में भी मिल सकते हैं, मतलब कि जहाँ का टेम्परेचर -30 से -50 डिग्री सेल्सियस हो। परमाफ्रोस्ट का मतलब क्या होता है? ये वर्ड जो है वो परमानेंट फ्रॉस्ट से डिराइव हुआ है, यानी कि जहाँ पे हमेशा बर्फ की चादर बिछी रहती है उसको हम बोलते हैं परमाफ्रोस्ट। अब अगर टेम्परेचर हमारा हाई हुआ या लो हुआ तो उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी हो सकती है और वो इनएक्टिव फेज में भी जा सकते हैं। तो इसलिए टेम्परेचर जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज में, यानी कि जो 5 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस का है, उसमें रहना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाए। दूसरा जो हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है वो है वाटर। अब जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से मीट अप होती है? सॉइल से, यानी कि जो मिट्टी होती है उससे। लैंड एनिमल्स जो हैं उन्हें वाटर कहाँ से मिलता है? वो अपना वाटर जो है पूल से ले सकते हैं, लेक से, रिवर्स से, स्प्रिंग्स से। फिर जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी देखने को मिलते हैं हमें, अगर वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो वेरी कर रही है तो किसी एरिया में। सपोज करो रेगिस्तान वाले एरिया में जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनका बिहेवियर अलग होगा, उनका मॉडिफिकेशन अलग देखने को मिलेगा। जहाँ पे बहुत सारा पानी है वहाँ पे अलग दिखेगा, इस तरीके से। तो जो हमारे जीरोफाइट्स होते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत ज़्यादा कम वाटर वाले एरिया में ग्रो करते हैं, उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस डेवलप हो जाते हैं जिससे उनका वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है, और जो ट्रांसपिरेशन है यानी कि जो वाटर लॉस होता है वो कम हो जाता है। और बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि वो एब्जॉर्ब्ड वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं हमारे ड्राई एरियाज के, वो बिल्कुल भी पानी नहीं पीते हैं, जैसे कैंगारू, रैट वगैरह है। तो ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, जो उनके फूड और मेटाबॉलिज्म से जो भी पानी निकलता है उसे यूज करते हैं और अपनी बॉडी मशीनरी को रन करते हैं। अब जो एनिमल्स होते हैं ड्राई एरियाज के, वो वाटर लॉस कैसे रिड्यूस करते हैं? अगर वो सॉलिड फिशीज प्रोड्यूस करें या फिर सॉलिड यूरिन एक्सट्रैक्ट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो कंजर्व होगा। और हमें पता है कि जब किसी एनिमल की एक्सक्रीटा जो है वो पैलेट फॉर्म में निकल रही है तो इसका मतलब उसमें यूरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। इसी तरीके से प्लांट्स के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कि जैसे जो भी ड्राई एरियाज के प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, या तो वो अपनी जो लीव्स हैं उनको रिड्यूस करके स्पाइन की फॉर्म ले लेते हैं, स्पाइन की शेप आ जाती है, जिससे जो आसपास के एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स वगैरह, वो उन्हें खा भी नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात, जो स्पाइन्स हैं उनमें से ट्रांसपिरेशन नहीं होता है तो उनका वाटर लॉस नहीं हो पाता। इसलिए जो कैक्टस वगैरह के प्लांट्स हैं वो हमें ड्राई एरियाज में, रेगिस्तान में मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर या सब्सटेंस है नॉन लिविंग, वो है लाइट। तो लाइट से क्या है, सोलर एनर्जी प्रोवाइड होती है हमारे इकोसिस्टम में, जो कि हीटिंग और फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है।
जो मैक्सिमम सोलर या लाइट एनर्जी है वो हमें कहाँ अवेलेबल रहती है, इक्वेटर पे। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे ये लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। जैसे ये हमारी अर्थ है, तो जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाली लाइन होती है, ये इक्वेटर होती है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ऊपर वाला, और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर है, और ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी होगी, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ आते जाएंगे, चाहे हम नीचे आ रहे हैं चाहे हम ऊपर जा रहे हैं, सोलर एनर्जी कम होती जाएगी। अब एक ट्री में ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे अवेलेबल रहेगी, ऑब्वियसली जो अपर लीव्स हैं, हमारी ऊपर वाली लीव्स है वहाँ पे, और जो नीचे वाली लीव्स हैं वहाँ पे कम सोलर एनर्जी, कम एनर्जी अवेलेबल रहेगी। और जो उनकी फोटोसिंथेसिस की रेट है अपर लीव्स की, वो भी अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कंपेयर करके तो ज़्यादा होगी लोअर लीव्स। ओके, देन नेक्स्ट जो हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है वो है विंड। अब विंड क्या करती है, ये वेदर को कंट्रोल करती है, ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करती है, पॉलिनेशन को कंट्रोल करती है, और जो प्रोपग्यूल्स होते हैं उनके डिसेमिनेशन में भी हेल्प करती है, यानी कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन में। अब अगर विंड बहुत तेज होगी तो इससे हमारी ट्री की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाएगी, और जो फ्लाइट एनिमल्स हैं वो उड़ान नहीं भर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है। इसी तरीके से जो यूनिडायरेक्शनल विंड होती हैं, यानी कि जो एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में ब्लो करती हैं, वो कुछ ब्रांचेस की ग्रोथ को अलाउ नहीं करती हैं जो कि विंड की साइड पे है, क्योंकि उस पर्टिकुलर साइड पे विंड बहुत तेजी से चलती जा रही है और वो उसी साइड पे चलती जा रही है, तो उस साइड पे जो हमारी ब्रांचेस की ग्रोथ है वो नहीं हो पाई। क्लियर है? अब आप लोगों को मुझे एक चीज कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर विंड तेज होगी तो ट्रांसपिरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, देन लास्ट जो हमारा एबायोटिक कंपोनेंट आता है वो है सॉइल। तो सॉइल क्या चीज़ डिटरमाइन करता है कि वेजिटेशन ग्रोथ कैसी होनी है, पैटर्न कैसा है, अंडरग्राउंड फ्लोरा कैसा है, फौना कैसा है। तो ये सब चीज़ें कैसे डिटरमाइन होती है कि सॉइल का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब सॉइल में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, सॉइल का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, टेम्परेचर रेंज क्या है, वाटर रिटेंटिविटी कैसी है, कितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके रख सकती है हमारी सॉइल, एरेशन कितना ज़्यादा है, क्या उसमें एयर के लिए जगह है, एयर उससे पास हो सकती है, मिनरल्स क्या क्या हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारी वेजिटेशन की ग्रोथ और पैटर्न भी डिटरमाइन हो जाता है। अब जो हमारे स्लोप्स होते हैं वहां पे जो सॉइल प्रेजेंट होती है, या फिर ऐसी सॉइल जो कि अनकवर्ड होती है, अनकवर्ड का मतलब जिनको हमारे ट्रीज ने पकड़ नहीं रखा है, मतलब कि जिस एरिया में ट्री नहीं है ऐसे ही हमारी सॉइल पड़ी हुई है, तो ऐसी सॉइल का इरोजन बहुत तेजी से होता है वाटर से और विंड से। तो अगर स्लोप्स पे हमारी सॉइल प्रेजेंट होगी तो उसका इरोजन होगा वाटर से, और अगर अनकवर्ड ऐसे ही पड़ी हुई है हमारी सॉइल, उसमें ट्री नहीं लगे हुए हैं, तो उसका इरोजन होगा विंड। क्लियर है? तो ये हमारे 5 नॉन लिविंग सब्सटेंसेस और फैक्टर्स हैं, यानी कि जिनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं इकोसिस्टम। अब बारी आती है ट्रिक की, इसको याद कैसे करोगे? तो बहुत ईजी ट्रिक है। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे चाय वाय पी लो, तो उसकी जगह हम चाय की जगह टी बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है। तो क्या लिखेंगे हम? टी वी लो। लाइट के लिए हम लो लिखेंगे, तो टी वी लो। फिर विंड का लिखेंगे हम वरना सो जाओ या सो, जैसे भी आप लोगों को याद रहे। तो टी वी लो वरना सो जाओ, इस तरीके से आप याद रख सकते। क्लियर हो गया? सो ये थे हमारे आज के एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। मैं होप करती हूँ कि आपको सारे कंपोनेंट्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और क्या क्या इफेक्ट होता है इनका वो भी समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन करके और मुझसे अपने कोई भी डाउट किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको आ रहे हैं, सिर्फ इस लेक्चर से ही नहीं, कोई भी लेक्चर से रिलेटेड, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते। ओके, सो गाइज लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला हो। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।